वेलकम बच्चों, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगा रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर शैलेंद्र चतुर्वेदी आज आपको गति के तृतीय नियम के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम लोग गति के दो नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम पढ़ चुके थे। प्रथम नियम में हम लोगों ने सीखा था कि किसी वस्तु की स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो अर्थात बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो कुल मिला के गति का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। गति का द्वितीय नियम बल की मात्रा, बल की परिमाण बताता है। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल किसी वस्तु पर जब आरोपित किया जाता है, कोई असंतुलित बाह्य बल जब किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है तो उसमें संवेग परिवर्तन की समय दर आरोपित बल के बराबर होती है। इस प्रकार दूसरा नियम बल कितना है उसकी मात्रा को बताता है। तो पहला नियम बल क्या है, दूसरा नियम बल कितना है और तीसरा नियम बल कैसा है। तो आइए बल कैसा है के बारे में हम लोग समझें। तो बच्चों, सबसे पहले ये बात आपको समझनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंटली भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं और एक खिलाड़ी इधर से दौड़ता हुआ है, एक खिलाड़ी इधर से दौड़ता हुआ है और दोनों आपस में टकरा जाएंगे। तो टकराने के दौरान आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या आपने अनुभव किया होगा कि पहला खिलाड़ी और दूसरा खिलाड़ी आपस में टकराते हैं तो दोनों को चोट लगती है। दोनों को चोट लगती है का मतलब ये हुआ, का तात्पर्य ये हुआ कि पहले ने दूसरे पर बल लगाया और दूसरे ने पहले बल लगाया। स्पष्ट है कि जब भी दो वस्तुएं आपस में बल लगाती हैं तो बल केवल पहली वस्तु दूसरी पे लगा रही है ऐसा नहीं होता है, दूसरी भी पहले पे लगा रही होती है। इसका मतलब बल कभी भी अकेला नहीं होता है। फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगर किसी वस्तु ए ने बी पर फोर्स लगाया है तो बी भी तो ए पर फोर्स लगाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो फोर्स लग रहे हैं ये दोनों दो अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं। पहला बल बी पर लगा, दूसरा बल ए पर लगा। तो इस प्रकार आपको समझना चाहिए कि दो वस्तुओं को जो बल लगता है वो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। और दूसरी बात क्या थी कि आप टकराने के दौरान देखेंगे कि एक व्यक्ति पता लग रहा है पीछे की तरफ गिरा तो दूसरा व्यक्ति पता लग रहा है उस तरफ, दूसरी तरफ गिरा, एक दाएं तरफ तो दूसरा बाएं तरफ। इसका मतलब जो दो बल लगते हैं वो परस्पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों बल परस्पर विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं। एक बात और क्लियर होनी चाहिए आपको कि बल कभी अकेला नहीं होता है, बल हमेशा पेयर में होते हैं, दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं और उनकी दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। आइए एक और प्रयोग करते हैं। कुछ बातें तो हम लोगों ने सीख लिया है, आइए जरा देखा जाए कुछ जो बातें हम लोगों ने अनुभव किया उन बातों को हम लोग लिखते हैं कि बल सदैव युग्म में होते हैं, कभी एकल नहीं होता। दूसरी बात आप लोगों ने क्या अनुभव किया फुटबॉल की खिलाड़ी वाली बात से कि दोनों बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर आरोपित होते हैं। एक पहले खिलाड़ी पर लगा था बल, दूसरा खिलाड़ी पर लगा था। और तीसरी बात हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों बल
परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। दोनों बल परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इन्हें क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। पहले बल को अगर क्रिया कह रहे हैं तो दूसरा बल आपका प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान में आ गया होगा कि फुटबॉल के खिलाड़ी के टकराने को देख करके आप दोनों पर लग रहे हैं बल के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कुछ अवलोकन कर रहे हैं, और ये आपके निष्कर्ष हैं और ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए एक और एक्सपेरिमेंट बताएं आपको, और उस एक्सपेरिमेंट को देख करके आप समझ जाएंगे कि इन बलों पे और हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए एक स्प्रिंग बैलेंस है, इस तरह की स्प्रिंग बैलेंस है, ये ए है, ये हुक द्वारा एक और स्प्रिंग बैलेंस बी से जुड़ा हुआ है। और जब हम इनको परस्पर खींचते हैं तो आप देखेंगे कि जितनी रीडिंग यहां आ रही है, जितनी रीडिंग यहां आ रही है उतनी ही रीडिंग यहां आती है, सेम रीडिंग। तो आपने देखा कि यहां पर जो बल लग रहा है वस्तु ए पर बी के द्वारा, उतना ही बल वस्तु बी पर ए के द्वारा लगता है। मतलब दोनों बल के परिमाण समान है। तो कमाल की बात तो यह है कि जो क्रिया प्रतिक्रिया बल होते हैं वो विपरीत दिशाओं में लगते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, और उनकी जो मात्रा होती है, उनका जो परिमाण होता है वो समान होता है। तो यहां से एक और बात समझ में आ गई कि क्रिया प्रतिक्रिया बलों के परिमाण समान होते हैं। जितना क्रिया बल होता है वही उतना प्रतिक्रिया बल होता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि क्रिया बल इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्रतिक्रिया बल। यही आपका न्यूटन का तृतीय नियम है फुटबॉल के खिलाड़ी का प्रयोग, और इस तरह स्प्रिंग वाला प्रयोग देख करके आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा बल युग्म में होता है, ये दोनों बराबर होते हैं और विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया बल के समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। तो आपको न्यूटन का तृतीय नियम समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक क्रिया बल के विपरीत और समान प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों परस्पर अलग अलग वस्तुओं पर
ए ने बी पर लगा रखा है तो बी ने ए पर लगा रखा है। तो इसको अगर हम संकेत रूप में कहेंगे तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी। ये आपके न्यूटन का तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बच्चों आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगर कहीं कोई समस्या है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। हम उस समस्या के लिए आपके लिए अलग से वीडियो फिर से बनाएंगे हम, और बिल्कुल आपकी पूरी मदद करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, जैसे हमारे जो नए नए वीडियोज़ आ रहे हों वो आपको मिलें। उसके नीचे बेल आइकॉन होगा, उसको जरूर दबा दें, जैसे ही आप हमारे कोई नए वीडियो आते हैं आप उसके बारे में इन्फॉर्म हो सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जिससे उनकी भी मदद हो सके और आपके साथ में एक अच्छा माहौल बने जो आपको आगे लेके जाए। चलिए कुछ और बात बताएं। जैसा कि हमने यहाँ बात बताई आपको कि बल्ब दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, बराबर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। एक बात आपके दिमाग में रहता होगा कि अगर बराबर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं तो उसका प्रभाव अलग अलग क्यों दिखाई पड़ता है, उसका प्रभाव अलग अलग क्यों दिखाई पड़ता है। जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में समझाएं हम कि बंदूक और गोली का उदाहरण ले लीजिए। तो जब गोली आगे चलती है तो बहुत तेजी से जाती है और बंदूक पीछे हटती है तो थोड़ा कम तेजी से हटती है। मतलब गोली की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, बंदूक की रफ्तार कम है। एक और उदाहरण देख बताएं आपको हम कि कभी आपने नाव में यदि सफ़र किया हो, नदी में नाव में सफ़र किया हो, तो जब हम किनारे पर पहुंचते हैं और उतरने का प्रयास करते हैं तो हम जब नाव से किनारे की तरफ कूदते हैं तो हम तेजी के साथ आगे जाते हैं, जबकि कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से नाव कम पीछे हटती है। तो अगर बल बराबर था तो जितना दूर हम कूद रहे हैं उतनी दूर नाव को भी सरक जाना चाहिए था, या जितनी तेज गोली आगे बढ़ी थी उतनी तेज बंदूक को भी आगे सरक जाना चाहिए था, बंदूक को भी पीछे हटना चाहिए था, बराबर और विपरीत। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल तो बराबर और विपरीत लगते हैं। बल्कि एक और अच्छा उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको यहाँ पर कि एक बार हम देख रहे थे कि एक ट्रक जा रही थी, उस पर एक चिड़िया आगे टकराती है। तो उतनी ही टकराने के बाद होता यह है कि बल तो बराबर विपरीत लगा, लेकिन उतने ही बल के नाते चिड़िया की जान चली गई और ट्रक में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो बल तो बराबर और विपरीत लगता है, लेकिन प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ता है जिसका द्रव्यमान कम होता है। क्योंकि बल अगर समान मात्रा में लग रहा है तो आप समझ सकते हैं इस बात को, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू ma, इसलिए A बराबर F बाई m। अगर बल समान है तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसमें त्वरण ज्यादा उत्पन्न होगा। यही कारण थी कि चिड़िया का द्रव्यमान कम तो उस पर बहुत जबरदस्त त्वरण उत्पन्न हो गया, गोली का द्रव्यमान कम बहुत ज्यादा त्वरण उत्पन्न हो गया, बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा कम त्वरण उत्पन्न हुआ, वो कम पीछे हटी। नाव और नाविक को अगर देखेंगे तो नाविक ज्यादा दूर तक कूद गया क्योंकि त्वरण ज्यादा उत्पन्न हो गया उतने ही बल के नाते, और उसी बल के नाते नाव कम पीछे हटी क्योंकि त्वरण कम उत्पन्न हुआ। तो प्रभाव जो दिखाई पड़ता है, बल का जो प्रभाव होता है वो त्वरण के रूप में होता है, और त्वरण उसका ज्यादा होगा जिसका द्रव्यमान कम होगा। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छी समझ आई होगी। तो बल का प्रभाव कम द्रव्यमान की वस्तु पर अधिक त्वरण के रूप में प्रदर्शित होता है। जिसका द्रव्यमान कम उसमें त्वरण ज्यादा। दो विपरीत दिशाओं में बल लगेगा और जिसमें द्रव्यमान कम होगा उसमें त्वरण ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। इसको आप एक एक्टिविटी करके सीख सकते हैं। जैसे बताया आपको
कि यहाँ पर देखिए एक इस तरह से ट्रॉली ले लीजिए और एक मित्र अपना और खड़ा कर लीजिए, वो भी एक ट्रॉली पे ही खड़ा रहे, इस तरीके से समान इस तरह से ट्रॉली पे रहे। और एक मित्र आप यहाँ खड़ा कर लीजिएगा और ये कुछ सामान हाथ में लिया हुआ है, मान लीजिए बालू से भरा हुआ कोई बैग लिया हुआ है। और एक मित्र आप और खड़ा कर लीजिए और ये ए है, ये बी है। इस ए ने बी वाले को इस बैग को फेंक के दिया। जब ए वाला इस बी वाले को उसे फेंक के देगा तो इसने इसको रिसीव किया, पकड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि देखेंगे कि जब इसने इस वस्तु को आगे फेंका तो ये ए जो है ये पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि बराबर बल लगा दिया इस पर, तो ये पीछे आ गया। और ये वस्तु चूंकि इसने रिसीव किया, तो इसने जब रिसीव किया तो ये व्यक्ति पीछे की तरफ जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बराबर और विपरीत बल लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर उतना ही बल लगा रहे हैं। इस नाते से आप देखेंगे कि ये पीछे की तरफ दिखाई पड़ेगा और जबकि ये अपने साइड में राइट साइड में दिखाई पड़ेगा। तो एक आपका दाहिनी तरफ चला गया, दूसरा आपका बाईं तरफ चला गया। और इस तरीके से इस एक क्रियाकलाप से, इस एक एक्सपेरिमेंट से आप इस बल की कॉन्सेप्ट को, न्यूटन के जो आपका तृतीय नियम का कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जो है वो बल सदैव युग्म में होता है, बराबर और विपरीत होता है तथा विभिन्न वस्तुओं पर काम करता है। कभी ये कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि वस्तु पर लगा बल निरस्त हो रहा हो, संतुलित हो जा रहा हो, इसके लिए उसी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल चाहिए। यहाँ ये दो बराबर और विपरीत बल तो हैं, लेकिन अलग अलग वस्तुओं पर है। इसका मतलब इसका प्रभाव कभी निरस्त नहीं होता है। क्रिया का प्रभाव पहली वस्तु पर और प्रतिक्रिया का प्रभाव दूसरी वस्तु पर पड़ता है। बराबर और विपरीत है तो प्रभाव उसका ज्यादा पड़ेगा जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, तो अभ्यास करिए, समझिए, देखिए और नोट कीजिए। वेलकम बच्चों। आइए न्यूटन के तृतीय नियम के बाद हम लोग संवेग संरक्षण का नियम समझें। संवेग के बाद से हमने आपको परिचित तब कराया था जब हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम को, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को जान रहे थे। मैंने कहा था कि संवेग होता है, संवेग P बराबर mv होता है और द्रव्यमान तथा किसी वस्तु के वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि संवेग बल का प्रभाव दर्शाती है। बल जब किसी वस्तु पर आरोपित होता है तो उस वस्तु का संवेग परिवर्तित हो जाता है। आमतौर पर द्रव्यमान तो स्थिर होता है, तो उसमें वेग में परिवर्तन हो जाएगा। या तो बल लगाने के बाद वेग बढ़ेगा या बल लगाने के बाद वेग घटेगा। और बल का प्रभाव केवल इतना ही नहीं कि संवेग परिवर्तित हो रहा है, बल्कि बल का प्रभाव ये भी कि कितने समय परिवर्तित हो रहा है। बल अधिक लगेगा तो वही संवेग परिवर्तन कम समय में हो जाएगा। तो न्यूटन का द्वितीय नियम भी आपने इस रूप में पढ़ा था कि F = डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो बल का प्रभाव संवेग से जुड़ा हुआ, ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। आइए इस संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसको हम लोग समझें। तो ध्यान देगा कि यदि वस्तुएं A व B के द्रव्यमान क्रमशः Ma व Mb हैं कि प्रारंभिक वेग UA और UB समान दिशा में है। समान दिशा में हो तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वस्तु A है, इसका द्रव्यमान Ma है
और ये यूए के वेग से दाहिनी तरफ जा रही है, और ये वस्तु B है, इसका द्रव्यमान mb है, और ये ub के वेग से दाहिनी तरफ जा रही है। तो आइए समझें, यहाँ पर इनकी टक्कर होनी है, आपस में टकराना है इनको। टक्कर के पूर्व, कोलिजन के पूर्व, तो यहाँ पर ऑब्वियसली UA इज ग्रेटर देन UB होगा, अभी तो ये जाके इससे टकराएगा। अगर UB ज़्यादा तो भाग जाएगी, तो ये पीछे पीछे आते रह जाएगा। टक्कर होनी है तो UA इज ग्रेटर देन UB होना चाहिए, और ये टक्कर होनी है। अच्छा, ये टक्कर हो गई, A और B आपस में टकरा गए। टक्कर की स्थिति, और इसके बाद तीसरी स्थिति आती है जब ये A वस्तु का वेग टक्कर के बाद VA और B वस्तु का वेग टक्कर के बाद VB हो जाएगा। तो चलिए इनकी परस्पर टक्कर के उपरांत वेग क्रमशः VA तथा VB हो जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा बात आगे बढ़ाएं हम। न्यूटन के गति के तृतीय नियम द्वारा, तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या था? FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन का तृतीय नियम, कि दोनों वस्तुओं पर बराबर व विपरीत दिशाओं में बल लगता है। तो जितना टक्कर के दौरान A ने B पर लगाया होगा FBA, उतना ही तो B ने A पर भी लगाया होगा FAB, और दोनों बराबर और विपरीत है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस चिन्ह से दिखाया है। यहाँ न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से FAB कितना होगा? तो A का द्रव्यमान गुणे A का त्वरण, त्वरण मतलब प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे टाइम लग रहा है T, तो T VA माइनस UA अपॉन T। ये आपका वस्तु A के लिए हो गया, तथा ऐसे ही वस्तु B पर जो बल लग रहा है A के द्वारा, mb दैट इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ B माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B अपॉन T। तो ये आपका F इज इक्वल टू ma, A माने वेग परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ पर ये दोनों बलों पे रख दिया गया है। इस प्रकार ये दोनों बातें अगर हम कंबाइन करें, इस प्रकार FAB की वैल्यू और FBA की वैल्यू रख दिया जाए, तो ma VA माइनस UA बाई T दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb VB माइनस UB अपॉन P। क्रॉस P से T कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ma VA माइनस ma UA दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb VB प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा mb UB। ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आइए इनको जरा सा हम एक साइड में लिख दिया जाए, तो ये आ जाएगा ma VA प्लस mb VB, इसको इधर ले आए, प्लस हो गया, ये माइनस वाला उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ma UA प्लस mb UB। यहाँ से क्लियर है कि ये टक्कर के बाद का संवेग है ma VA mb VB। इस स्थिति में टक्कर के
पश्चात और पुनः टक्कर नहीं होनी है, इसका मतलब की बार VB इज ग्रेटर देन VA रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर टक्कर के बाद का संवेग MAVA और MBVB ये आ गया, और ये क्या था? प्रारंभिक संवेग है MAUA प्लस MBUB। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि P फाइनल बराबर P इनिशियल। जितना संवेग आपके टक्कर के पूर्व था उतना ही संवेग टक्कर के बाद रहा। तो स्पष्ट है कि यदि किसी निकाय पर असंतुलित वाह बल कार्यरत न हो तो इसके संपूर्ण संवेग में परिवर्तन नहीं होता है। जितना संवेग पहले रहेगा वही उतना संवेग बाद में रहेगा। यही संवेग संरक्षण का नियम है। तो ध्यान में आ गया होगा कि किसी निकाय का, पूरे सिस्टम का कुल संवेग वही उतना होता है, परिवर्तित नहीं होता है अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। यही कारण है कि जब आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली जिस संवेग से, द्रव्यमान कम वेग ज़्यादा, जिस संवेग से आगे आता है उसी संवेग से बंदूक पीछे हटती है। बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा तो वेग कम। तो इस तरीके से संवेग वही उतना रहेगा। शुरू में 0 था, बंदूक और गोली रेस्ट में थी, रुकी हुई थी। अब अगर गोली दाहिने साइड गई तो बंदूक उतना ही बाएं साइड जाएगा, और उनका जब हम सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, सदिश योग करेंगे, तो जितना आगे उतना पीछे को मिला करके 0, मतलब प्रारंभिक संवेग भी 0 और अंतिम संवेग भी 0। तो इस तरीके से आपने संवेग संरक्षण को नियम को समझा। 2 एक्टिविटी करके इस संवेग संरक्षण के नियम को आप समझ सकते हैं। जैसे आप एक रस्सी ले लीजिए और इस रस्सी में एक पतली सी इस ट्यूब एक बांध दीजिए, ट्यूब छोटा सा एक नली ले लीजिए और उसमें से रस्सी गुजार करके इस तरह से दोनों तरफ बांध दीजिए। और यहाँ एक गुब्बारे को आप इस तरीके से अटैच कर दीजिए और इस गुब्बारे के नॉब को बंद कर दीजिए। पहले शुरू में हवा भर दीजिए और इसके बाद जैसे ही आप इसमें से इसको छोड़ेंगे तो हवा इसमें देखिए पीछे की तरफ आएगी और ये नली जो है बहुत तेजी से अपने आगे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर इस क्रियाकलाप 1 द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि जिस संवेग से, वैसे तो रेस्ट में था, जिस संवेग से इस गुब्बारे में भरी हुई हवा पीछे जाती है उसी संवेग से ये गुब्बारा और नली का पूरा सिस्टम आगे जाता है। तो कुल मिला के जो डिसाइडिंग आपका सिस्टम होता है, जो डिसाइडिंग आपका संवेग होता है वो 0 रहता है, अर्थात संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। इसके अलावा एक क्रियाकलाप आप घर पे और बड़े ही कम सामानों का उपयोग करके सीख सकते हैं। वो एक, अगर आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, परफेली उसमें एक कॉर्क लगा दीजिए और यहाँ पर अगर आपने एक थोड़ा सा द्रव रख लिया और इसको टांग दिया आपने, इस तरीके से बांध दिया इस पर आपने, और यहाँ पर आप इसको गर्म कर दीजिए। इसको आप गर्म कर दीजिए और कॉर्क बंद रखिएगा पूरा। तो इस क्रियाकलाप 2 में आप देखेंगे कि जब ये गर्म होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये भाप के दबाव के कारण ये कॉर्क तेजी से आगे भागेगा, निकल करके आगे भागेगा। प्रेशर के नाते कॉर्क जब आगे भागेगा तो ये पूरा सिस्टम, ये परफेक्टली सही, ये पूरा सिस्टम पीछे आएगा। कि जितना शुरू में रेस्ट में था, अब जितना, क्योंकि बाहर से कोई बल लग नहीं रहा है, तो जितने संवेग से कॉर्क आगे जाएगा उतने ही संवेग से
पर्सनली पीछे जाएगी। हाँ, अगर कार हल्का है तो तेजी से जाएगा, वेग ज़्यादा हो जाएगा। द्रव्यमान कम, वेग ज़्यादा। P = mv, अगर संवेग उतना ही है तो m ज़्यादा होगा तो v कम होगा, और v ज़्यादा होगा तो m कम हो जाएगा। तो इस तरीके से कार कम द्रव्यमान का है, तेजी से आगे जाएगा। पर्सनली ज़्यादा द्रव्यमान की है, अगर जितने बचे हुए द्रव के सहित, तो वो पीछे जाएगी और उसका वेग कार से कम होगा क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप इन क्रियाकलापों द्वारा संवेग संरक्षण के नियम को समझ सकते हैं। संवेग संरक्षण के नियम, यदि किसी निकाय पर असंतुलित बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो इसका कुल संवेग, संपूर्ण संवेग अस्थिर होता है, परिवर्तित नहीं होता है, नियत होता है। ये आपका संवेग संरक्षण का नियम है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस पर न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स के सभी सवाल, सभी एक्सरसाइज को जबरदस्त रूप से लगाइएगा। इसके लिए हम एक वीडियो और डालेंगे आपके लिए, उसको जरूर आप देखिए, समझिए और न्यूमेरिकल्स लगा डालिए। गुड लक बच्चों।